पाकिस्तान का स्टॉक एक्सचेंज तारीख की ऊंची सतह पे है, महंगाई सिंगल डिजिट पे है, स्टेट बैंक का जो पॉलिसी रेट है 15% पे आ गया, इस्तेहकाम आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है। हालिया IMF प्रोग्राम में मेरी दुआ है कि ये इंशाअल्लाह पाकिस्तान की तारीख का आखिरी ये प्रोग्राम होगा। मेरे साथ आप सब ने हाथ बटाना है। इट इज नॉट अबाउट यू एंड मी, इट्स अबाउट अस। उसके बगैर नहीं होगा। ट्रेडर्स के ऊपर टैक्स लगाना तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान में शायद गुनाह तस्वुर किया जाता है। 50,000 रुपए की अगर आप कहीं नौकरी करते हैं तो आपके ऊपर टैक्स है, लेकिन अगर आपके पास 1000 एकड़ की ज़राई अराजी है तो आपके ऊपर टैक्स नहीं है। तनख्वाहदार जो हमारे दोस्त भाई हैं वो तो पहले ही 350-400 अरब का टैक्स दे रहे हैं। वो दुकानदार हजरात हैं जो 20 अरब रुपए से कम का टैक्स दे रहे हैं। वो हमारे काश्तकार भाई हैं तो चंद अरब रुपए का टैक्स दे रहे हैं। और मैं इस चीज को भी मतलब सराहना चाहूंगा कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए लेजिस्लेशन भी पास कर ली है। पंजाब ने सरप्लस तो छोड़े इतना बड़ा खसारा दे दिया कि जिससे एक तरफ टैक्स टारगेट पीछे हो गया, दूसरी तरफ ये सरप्लस का टारगेट भी खराब है। डॉलर से जो है अगर सूबे अपना खुद इनिशिएटिव ले रहे हैं तो ये तो IMF को खुश होना चाहिए। अगर ये सवाल हमसे किया गया, हम तो इस पे बड़ा क्लियर है और उनको जवाब दे सकते हैं कि जी आप कौन होते हैं हमें बताने वाले कि हम पानी से बिजली पैदा करें, फिर तो आप कल को कहेंगे डैम से बिजली पैदा ना करो। This is Pakistan's program which is being held, supported, assisted, funded by the IMF. Whether it's real estate, whether it's our wholesaler friends, whether it's agriculture, हम सब ने अपना रोल प्ले करना है in terms of contributing to the economy of this country. ये दरख्वास्त नहीं है. This is something which we have to do. वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूँ आरिफा नूर। नाजरीन, प्रोग्राम में आज सबसे पहले हम बात करेंगे मईशत के हवाले से। IMF का जो वफ़द है वो पाकिस्तान आके वापस जा चुका है। उससे पहले भी और उसके जाने के बाद भी हुकूमत बहुत पुरएतमाद नज़र आती है। बार बार हमें बताया जाता है कि मईशत जो है ना सिर्फ उसको स्टेबलाइज़ कर लिया है बल्कि साथ में अब जो रिफ़ॉर्म है इकॉनमी का उस हवाले से कि ये आखिरी IMF का प्रोग्राम होगा, इसके लिए भी हुकूमत बहुत काम कर रही है। तरक्की की जो मंजिलें हैं गालिबन पाकिस्तान इस वक्त तय कर रहा है अगर हम हुकूमत की बात पर एतमाद करें। मगर ऑब्वियसली IMF का मिशन आया, वापस चला गया। जो गुफ्तगू हो रही थी कि शायद कोई मिनी बजट आएगा, डू मोर का एक मुतालबा होगा, इजाफी टैक्सेस लगेंगे, अभी तक तो ऐसी कोई बात नहीं आई है। गालिबन यही वजह है कि हुकूमत इतनी पुरएतमाद लग रही है। ये तो अब आने वाले दिनों में ही बताया जाएगा, मगर ये कहना भी ज़रूरी है कि बहुत से अभी भी लोग हैं जो तनकीद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अभी इतनी आसानी से ये मसला हल नहीं हुआ। हुकूमत ने ज़रूर ऐसे इक़दाम लिए हैं जिससे स्टेबलाइज़ हो गई है इकॉनमी, मगर रिफ़ॉर्म का अभी दूर दूर तक भी कोई इशारा नज़र नहीं आ रहा। और इसी तनाज़ुर में आज एक स्टोरी भी सामने आई न्यूज़ अखबार में जिसमें ये कहा गया कि जो गर्दिशी कर्ज़ा है उसमें बिल्कुल कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आई और इसी वजह से हुकूमत ने अब ये फ़ैसला किया है कि जो सोलर पावर जनरेशन है उसको डिस्करेज किया जाएगा। जैसे कि आपने देखा है पिछले दिनों में बिजली की कीमतें इतनी बढ़ी हैं कि बहुत से लोगों ने जो अपने घरों की छतों पर सोलर पैनल्स लगाए हैं, जिससे वो अब कोशिश कर रहे हैं कि उनका जो नेशनल ग्रिड पर बोझ है वो कम हो जाए। मगर इससे नुकसान ये हो रहा है बकौल हुकूमत के कि हुकूमत की जो पावर जनरेशन है उसके ख़रीदार कम हो रहे हैं, उनकी गर्दिशी कर्ज़े में गालिबन इजाफ़ा हो रहा है। इनफैक्ट IMF के वफ़द में भी कहा जा रहा है कि ये बात हुई थी कि सारिफीन को बढ़ाने की ज़रूरत है, कम करने के लिए की नहीं, और डिमांड बढ़नी चाहिए। और गालिबन इसीलिए हुकूमत अब ये सोच रही है कि जो रेट्स हैं जिन पे वो ऐसे सारिफीन की जिनके घरों में सोलर पैनल्स लगे हैं उनसे बिजली ख़रीदते हैं, वो रेट्स कम कर दिए जाएं ताकि इतना फ़र्क ही ना हो जो नेशनल ग्रिड से बिजली लोग ख़रीदते हैं और जो वो अपने सोलर पैनल से वापस बेचते हैं नेशनल ग्रिड को। ये हुकूमत ने पहले भी इस तरह का एक प्लान बनाया था, मंसूबा बनाया था, मगर तनकीद इतनी हुई कि उनको वो उस पर अमल नहीं कर पाए। क्या इस वक्त
कुछ मुख्तलिफ होगा। इस सारे मामले पे और सियासी सूरत हाल पे बात करने आज हमारे साथ मौजूद हैं मिफ्ता इस्माइल साहब, साबिक वज़ीर ख़जाना पाकिस्तान, सेक्रेटरी जनरल अवाम पाकिस्तान पार्टी। वेलकम टू द शो सर। मिफ्ता साहब, सर सबसे पहले तो जो अगर IMF के वफ्द पे थोड़ी सी गुफ्तगू कर ले, वापस चले गई वफ्द, कोई ऐसी बात नहीं हुई, जो मिनी बजट के खदशात थे वो भी नहीं, कोई ऐसी आवाज़ आई हुकूमत की तरफ से। वॉज इट अ सक्सेस? क्या अब हम सचमुच हुकूमत के जो दावे हैं उन पे यकीन कर लें कि जी वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, IMF भी आके इट वेंट बैक सेटिस्फाइड? जी, IMF आए और चले गए, लेकिन जो हमारा रिव्यू होता है वो 6 महीने बाद है। जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट अगला जो होगा रिव्यू वो 6 महीने बाद होगा। तो ये अभी तो टैक्स बढ़ाने की कोई बात नहीं है, लेकिन मिनी बजट का खतरा नहीं टला, क्योंकि आपके तकरीबन 100 अरब रुपए का वो शॉर्टफॉल हो गया है टैक्स जमा करने का पहले 3 महीने में, और अगले 3 महीने में अगर ये हुआ और जो IMF से बात हुई है कि अगर 1% ऑफ GDP से कम टैक्स के अंदर वो हो गया या तो फिर वो मिनी बजट लगाएंगे। तो वो ख़तरा नहीं टला है, लेकिन इस वक्त फिल फॉर नहीं है। वो जनवरी से पहले नहीं होगा, क्योंकि दिसंबर का रिजल्ट आएगा फिर देखना है। IMF 3 वजूहात से आई थी। एक तो ये कि शॉर्टफॉल की बात करने आई थी कि शॉर्टफॉल क्यों हो रहा है। दूसरा IMF ने कहा था कि हम ये जो आपने जो जितने वादे किए थे सूबों के हवाले से कि नेशनल फाइनेंस पैक्ट बनाएंगे जिसमें कुछ वफाक के अखराजात सूबों को दे देंगे, सूबे जो है वो एग्रीकल्चर टैक्स के बारे में कुछ पेशरफ करेंगे, क्योंकि ये चीज़ों पे पेशरफ नहीं हुई थी, इसलिए IMF आया था। और तीसरी चीज़ है जो अभी भी IMF को परेशानी है कि $5 बिलियन का फंडिंग गैप है, जिसमें 2 बिलियन इस साल के हैं और 3 बिलियन अगले 2 सालों के, और उसमें सऊदी अरब से कुछ कर्ज लेना था, दीगर ममालिक से कर्ज लेना था, उस पर भी कोई पेशरफ नहीं हुई। तो ये 3 बारे में IMF मालूम करने गया है और उसके बाद इन्होंने कुछ बात की है। इसके अलावा IMF ने इनसे शायद कहा है कि आप 1 जनवरी से जो पता नहीं क्यों पिछली केयर टेकर हुकूमत में और ख़ास तौर पे उनके मिनिस्टर साहिबान ने ये लिख के दे दिया था कि हम 1 तारीख से गैस नहीं देंगे उनको कैप्टिव पावर प्लांट्स को, जो इंडस्ट्रीज को, बरामदात जो बड़ी बड़ी मिलें करती हैं जो अपना बिजली खुद बनाती हैं, तो उनको गैस नहीं देंगे। तो वो एक परेशानी है। वो पता नहीं कितना होम ग्राउंड प्लान है, क्योंकि IMF मान नहीं रहा उस बात पे और हुकूमत कोशिश कर रही है उनको मनाने की। देखिए क्या होता है। सर आज आपने भी देखी होगी खबर न्यूज़ अखबार में जो सोलर पैनल्स के हवाले से थी। ये पहली मर्तबा तो नहीं है कि हुकूमत ने ये सोचा है। एक दफ़े पहले भी ये इत्तलात थी कि क्योंकि जो ऑब्वियसली वो कंज्यूमर्स जो बहुत बिजली कंज्यूम करते हैं और जो शायद ये अफोर्ड भी कर सकते हैं कि वो सोलर पैनल्स लगा लें, और बिजली की कीमत की वजह से दे वर शिफ्टिंग टू सोलर एनर्जी, और कि उनकी जो जिस रेट पे उनसे बिजली ख़रीदी जाती है उसमें तब्दीली की जाए ताकि वो इनकरेज ना हो। फिर तनकीद बहुत हुई उस फैसले को, वापस फैसला तो खैर नहीं था, ख्यालात थे, वापस लिया गया। आज अब फिर ख़बर है और कहा जा रहा है कि ये इसीलिए इसको फिर इंट्रोड्यूस करें क्योंकि IMF ने खदशात का इजहार किया है कि आपकी डिमांड बहुत है, वो गिर रही है। जो आइडिया होता है हुकूमत का बिजली बनाने का और बिजली तरसील और तकसीम करने का, जो हुकूमत अपने ज़िम्मे लेती है, ये चीज़ वो इसलिए होती है कि हुकूमत इतने बड़े पैमाने पे बिजली बना लेगी और तकसीम और तरसील कर लेगी कि हुकूमत सस्ता कर सकेगी बनस्बत कि हर घर में जनरेटर चल रहे हों या सोलर पैनल्स लगे। लेकिन हुकूमत के अंदर इतनी इनएफिशिएंसी आ गई है, इतनी ख़राबियाँ हैं और इतनी तरसील और तकसीम में नुकसान है, इतने जनरेशन में नुकसान है कि अब हर घर के अंदर अगर एक आदमी बिजली का सोलर पैनल लगाता है तो उसको न सिर्फ सस्ती मिलती है बल्कि आधी कीमत में मिल जाती है। आज आपके यहाँ घर पे जो बिजली मिलती है मिसाल के तौर पर वो 50, 60, 70 रुपए यूनिट है, और अगर आप सोलर लगा लेते हैं तो आपको 10-15 रुपए यूनिट पड़ता है। तो उसके बाद क्योंकि सोलर लोग ज़्यादा लगा लेते हैं, दिन में उनके पास कुछ फालतू बिजली होती है तो वो ग्रिड को दे देते हैं कि भाई आप ये ले लीजिए, और जब आप शाम को मुझे जो है वो बिजली दे दिया करें, तो उसको वो नेट मीटरिंग करते थे कि हमने 12 यूनिट दिए, रात को उन्होंने 12 यूनिट दिए, वो ख़त्म कर दिए। अब ये कह रहे हैं कि नहीं, हम जो आपसे 12 यूनिट लेंगे वो तो हम आपसे 20 रुपए में लेंगे, लेकिन जो आपको बेचेंगे वो 70 में बेचेंगे। तो वो बस अब मतलब हुकूमत है, उसके पास मुनाफली है, उसके पास फाइट है जो करने का, लेकिन ये तो एकदम क्या कह सकते हैं, ये तो एकदम वो डंडे के जोर पे कोई चीज़ करवाने वाली है।
लेकिन हुकूमत को ये सोचना चाहिए कि वो इतनी महंगी बिजली क्यों दे रहा है कि एक आदमी अपने घरों, छोटे छोटे घर के अंदर छोटे छोटे सोलर लगाते हैं। सर बट इसमें ये भी तो तनकीद है ना कि आप एक तरफ रिन्यूएबल्स को आपने इनकरेज करना है, ये बेहतर है इन्वायरमेंट के लिए, और फिर आप उसको डिस्करेज करें। पिछली दफे भी यही तनकीद थी कि हुकूमत पीछे हट गई। देखें, तनकीद ये भी है कि आप कॉप में जाते हैं तो बड़ी सोलर की बात करते हैं और रिन्यूएबल्स की बात करते हैं, लेकिन सच्ची बात है कि हुकूमत इसलिए नहीं कर रही कि उसको ग्रीन एनर्जी की तरफ जाना है या सस्टेनेबल एनर्जी की तरफ जाना है। हुकूमत सिर्फ इसलिए कर रही है कि वो आपसे पैसे ले सके ज़्यादा। इसमें कोई और दो राय नहीं है। IMF को अचानक कोई इन्वायरमेंट का ख्याल नहीं आ गया, ना इस हुकूमत को जो है वो माहौल का ख्याल आ गया या माहौलियात का ख्याल आ गया। उनको सिर्फ ये है कि कंज्यूमर से सर माहौलियात का ख्याल आता तो फिर तो ना रेट्स बढ़ाते ना, बट वो माहौलियात का तो ख्याल नहीं है, इसीलिए तो रेट्स बढ़ा रहे हैं। जी, मैं ये इस पे मैं कन्विंस्ड हूँ कि ये सिर्फ जो है ये एक फिस्कल मेजर है कि हुकूमत चाहती है कि कंज्यूमर जो है जो बिजली के बिलों से परेशान था और मतलब सीरियसली एक कश्मकश में था कि बिजली का बिल भरे या बच्चों की फीस भरे या दीगर अखराजात करे, और जिसने कुछ थोड़े बहुत पैसे जमा करके सोलर लगवा लिया है, हुकूमत नहीं चाहती कि उसको कुछ राहत मिले। हुकूमत चाहती है कि वो भी थोड़े पैसे दे और सिस्टम में। बिल्कुल सही जी। नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटी सी, विल बी राइट बैक और हम गुफ्तगू जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, हम गुफ्तगू कर रहे हैं मिफ्ता इस्माइल साहब से और हम उनसे बात कर रहे हैं मईशत के हवाले से। जी मिफ्ता साहब, आपने खुद जिक्र किया कि सूबों के साथ IMF की एक शायद ये मुतालबा है कि एक पैक्ट होना चाहिए कि कौन से ऐसे अखराजात हैं या जिम्मेदारियां हैं जो सूबों को ट्रांसफ़र हो जाएंगी या उनको करनी है, जैसे कि ज़रई टैक्स। सर, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बारे में भी कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में था कि शायद ये IMF की तरफ से मुतालबा है कि इसका खर्चा भी सूबों को खुद उठाना चाहिए। जी, हमारे जो आईनी स्कीम है उसके तहत ये अखराजात जो हैं ये सूबे की जिम्मेदारी है, ये वफाक का काम नहीं है। एग्रीकल्चर भी वफाक का काम नहीं है, लेकिन एग्रीकल्चर फर्टिलाइज़र में बहुत लंबी सब्सिडी देता है वफाक। और इसी तरह जो इनकम सपोर्ट है या एजुकेशन सपोर्ट है जो बच्चों को दी जाती है बिस्ट के थ्रू, वो भी वफाक देता है। और ये बात ये हुई थी कि क्योंकि NFC अवार्ड ने वफाक को गंदाली के धाने खड़ा कर दिया है और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा नोटें छापनी पड़ती हैं, जिसकी वजह से बहुत महंगाई होती है, तो फिस्कल इम्बैलेंस को ख़त्म करने के लिए अगर आप, क्योंकि शहबाज शरीफ की हुकूमत जो है वो कोई रिफॉर्म नहीं कर सकती और कोई भी इन्होंने NFC का कमीशन भी फॉर्म नहीं किया, तो IMF ने कहा चलो ये नहीं कर सकते, अगर आप रीजेक्ट नहीं कर सकते 18th अमेंडमेंट और उसको NFC अवार्ड को, तो आप कम से कम कुछ जिम्मेदारियां सूबों पर दे दें। जो PHDP में आप छोटे छोटे अखराजात करते हैं, जो 1150 अरब रुपए इन्होंने इस साल रखे हैं, इसमें MNAs और MPs को पैसे देते हैं, छोटी छोटी स्कीमें गली नालों की करते हैं, वो स्कीमें आप सूबों को ट्रांसफ़र कर दें और आप जो बिस्ट के अखराजात हैं वो सूबों को ट्रांसफ़र कर दें। लेकिन इस पर कोई पेशरफ नहीं हुई और एग्रीकल्चर इनकम पे भी सीरियसली इनकम टैक्स पे भी कोई पेशरफ नहीं हुई। और वफाक ने जो खुद एक जिम्मेदारी ली थी कि हम दुकानदारों से टैक्स लगाएंगे, उस पर भी कोई पेशरफ नहीं हुई। देखें, अलमिया यह है कि इस वक्त दुनिया भर में तेल सस्ता हो गया है, खाद सस्ती हो गई है, गंदम कपास वगैरह सस्ती हो गई है, तो पाकिस्तान की दरामद कम हो गई है, पाकिस्तान की करेंसी स्टेबल हो गई है और इस हुकूमत को एक रूप मिल गया है। लेकिन इस हुकूमत ने जैसे कि एक ओथ उठाया हो कि हम कोई काम नहीं करेंगे, हम कोई भी रिफॉर्म नहीं करेंगे, तो पूरे सितंबर अक्टूबर का महीना इन्होंने ज़ाया किया सिर्फ ये कि 26वीं अमेंडमेंट हमको दे। तो अगर ये समझते हैं कि 26वीं अमेंडमेंट मुल्क के मसाइल का हल है तो फिर ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल से मुल्क का मसाइल का हल वो नहीं। अब मिफ्ता साहब, क्योंकि आपने जिक्र किया है 26वीं आईनी तरमीम का, तो सर क्या आप अदर देन इकोनॉमिक्स, क्या आपको लगता है कि जो 26वीं आईनी तरमीम हुई है और इसके साथ जो और भी कानून साजी हुई है उससे इस्तेहकाम आ जाएगा? हुकूमत की जो एक हर वक्त ये बात हो रही होती थी कि कितनी देर ये चलेगी हुकूमत या नहीं चलेगी, ये अब अफवाहें जो हैं दे बिकम इररेलेवेंट। देखिए, हुकूमत तो नहीं चल रही, ठीक है, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म ज़रूर हैं लेकिन हुकूमत तो नहीं चल रही, ये बात तो मानने की है। इतनी दुनिया में फेवरेबल सिचुएशन हो गई है लेकिन फिर भी पाकिस्तान के अंदर ना माशी तरक्की हो रही है,
ना कोई नौकरियां इधर हैं, आपकी गुर्बत बढ़ी जा रही है, बहुत सारे मसाइल हैं जिस हुकूमत इसको सॉल्व करने की नीयत भी नहीं रखती। नाकाम तो चलो हो ही रही है, लेकिन ये कोशिश भी नहीं कर रही। तो हुकूमत चल तो किसी हिसाब से नहीं रही। हाँ, लेकिन हुकूमत का पूरा जो फोकस है वो अपनी कुर्सी संभालने का है। 26वीं अमेंडमेंट का भी यही वजह थी कि आप जुडिशरी को अपने मातहत कर लें, ताकि वो आपके फॉर्म 47 पे इलेक्टेड जो MNAs हैं, जो कि ज़्यादातर हैं, उनके बारे में ट्राइब्यूनल केसेस ना कर सके। और जो दूसरी एक्सटेंशन वगैरह करी है, आपके ख्याल से अगर ये पाकिस्तान का इस वक्त मसला है कि आम पाकिस्तानी का मसला ये है कि प्राइम मिनिस्टर साहब यहाँ पे कितने अरसे रहते हैं या दीगर लोग यहाँ पे कितने अरसे रहते हैं, तो फिर ठीक है। लेकिन मेरे ख्याल से आम पाकिस्तानी का मसला इस वक्त रोजगार है, इस वक्त महंगाई है और बिजली का बिल है। सर ये बताएं कि आप लोगों ने भी, आपने शायद अब्बासी साहब ने जमात तो लॉन्च की, मगर उसके बाद इफ़ यू अलाउ मी टू से इट सर, कुछ नज़र नहीं आया सिवाय कि आप लोग भी अब आ जाते हैं टॉक शोज़ में और सियासतदानों की तरह। कोई तनकीद हो रही है सर कि आप लोग कुछ जिसको कहते हैं ना कि यू डिडंट अचीव मच, कि कोई आप शोर शराबा नहीं डाल पाए, कोई इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर पाए। क्या आप लोगों को भी ये महसूस होता है? हमारी सियासत वो नहीं है कि जिसमें हम शोर शराबा करें। हम बात आते हैं, शाहिद साहब आते हैं, मैं आते हूँ, जफर मिर्ज़ा साहब आते हैं, शेख सलाउद्दीन आते हैं। हम कोई लॉजिकली बात करते हैं कि मुल्क के ये मसले हैं कि हमारा निज़ाम हर तरीके से फेल हो गया है और जब तक इस निज़ाम को होल सेल नहीं बदलेंगे ये मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। हम ये बात रखते हैं लोगों के सामने और मैं समझता हूँ कि इसमें हमको पजीराई मिल रही है। बात करते हैं ना, बट व्हाट नेक्स्ट फॉर द पार्टी? हम धरने नहीं कर रहे, हम 47 पे इलेक्ट होकर नहीं आए। आपके पास अगर हम भी टीवी पे शो पे आते हैं तो मुस्लिम लीग वाले भी टीवी के शो पे आते हैं, PTI वाले भी टीवी के शो पे आते हैं, लेकिन वो हकीकत डिनाई करते हैं। तो इस पाकिस्तान के अंदर हम तो आदी हो गए हैं झूठ सुनने के और झूठ बोलने के। ये हमारी वाहिद पार्टी है जो सच आके बोल रही है कि भाई ये देखो, ये भी इस्टेब्लिशमेंट के खिलौने हैं और ये भी इस्टेब्लिशमेंट के खिलौने हैं, कि सिर्फ अगर ताबेदारी करते रहोगे तो मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा और जब तक इस निज़ाम को नहीं बदलेंगे। ये जो सर, क्या आपके ख्याल में ये काफी है कि टॉक शोज पे आके आप जो आप कह रहे हैं, अगर हम सच बोल रहे हैं, तो क्या ये काफी है कि आप लोग टॉक शोज पे ही आके सच बोले? सर, कोई पार्टी की ऑर्गेनाइजेशन, कोई ग्राउंड पे भी तो हमें नजर, या आप लोगों का ख्याल है कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस तरह 2024 के इलेक्शन में परफॉर्म किया, तो साइबर स्पेस में प्रेजेंस इज ऑल वन नीड्स? मैडम देखें, साइबर स्पेस की या डिजिटल स्पेस के अंदर प्रेजेंस तो बहुत ज़रूरी है और वहाँ पर थोड़ी बहुत हमारी प्रेजेंस है और उसको बढ़ रही है। और ये बात दुरुस्त है कि हमारी एक नई पार्टी है, 4 महीने बने हुए हैं और हम इसको आहिस्ते आहिस्ते ग्रो कर रहे हैं। लेकिन एक शाहिद साहब की एक समझ लीजिए कि एक शर्त है या जिद है कि कोई भी ऐसे साहब को नहीं लेंगे कि जिसका माजी दागदार है। अब यहाँ पे बहुत सारे सियासतदान हैं जिनको हम ले तो आप लोग बोलेंगे ओ एक विकेट गिरा दी, फलां की विकेट गिरा दी, फलां की विकेट गिरा दी, और 2 दिन तक वो टीवी पे बात आएगी। लेकिन हम वैसे लोग नहीं लेना चाह रहे कि जिनके माजी दागदार हो। कम से कम मिफ्ताह इस्माइल और शाहिद अब्बासी के ऊपर कोई कीचड़ तो नहीं उछाल सकता, कोई उंगली तो नहीं उठा सकता कि ये कॉम्पिटेंट नहीं है या ये ईमानदार नहीं है। तो हम इस किस्म की लीडरशिप जमा कर रहे हैं। हम वुमेन्स डेवलपमेंट पे मिसाल के तौर पे हमने एक प्रोग्राम किया, यूनिवर्सिटियों में जा रहे हैं। आप देखें, आप अगला इंशाल्लाह एक आध पोल आएगा कभी तो आपको पता चल जाएगा कि हमारे लोगों में कितनी अल्लाह की मेहरबानी से वो बढ़ गई है। आपके जैसे शोज जब मुझको बुलाते हैं, शायद अब्बासी साहब को बुलाते हैं और दीगर आपके कॉलीग्स जब मुझे बुलाते हैं, तो कोई वजह तो होगी ना कि मुफ्ताह इस्माइल की बात सुनने के लिए टीवी वाले बुलाते हैं। कोई वजह तो होगी ना कि शायद अब्बासी की बात लोग सुनते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी पार्टी को वो पजीराई मिल रही है, लेकिन हमारा वो हम धरने वाला रिवाज नहीं है। और इमरान खान साहब का धरना जो है ये कम से कम प्रोटेस्ट एकदम सही है, क्योंकि ये वो जो बात कर रहे हैं और जो अगर आपकी बात जो शुरू में थी कि क्या मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, तो नहीं है। और उसकी वजह ये नहीं है कि इमरान खान सड़कों पे आ रहा है, क्योंकि आज रोड पे तो कोई नहीं है। उसकी वजह ये है कि जो हुकूमत बैठी है उसके पास लोगों का मैंडेट नहीं है, वो चोरी करके आए हैं। और ना सिर्फ के जैसे 18 के अंदर RTS बंद हुए थे तो वो 19-20 की चोरी थी, ये 10-20 की चोरी। सर, तो फिर माफ करिएगा सर, वेरी क्विकली वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। तो इस पॉलिटिकल क्राइसिस का हल क्या है आपके ख्याल में? देखिए, मैं समझता हूँ कि इस पॉलिटिकल क्राइसिस में या तो इनको आपस में बैठ के कुछ बात करके दूसरे इलेक्शन में जाना पड़ेगा 1 आध साल के अंदर। इसके अलावा कोई हल नहीं है। ये कोई नेशनल गवर्नमेंट अभी बनाए जिसमें इमरान खान को भी लेके आना है, पीपल्स पार्टी भी हो, PTI भी और MLN भी हो, और 1 साल बाद इलेक्शन करा लें, 1.5 साल बाद। अब जब भी ऐसे जमूद हो जाता है सियासी, तो अवाम से रेफरेंस लेना पड़ता है, अवाम से पूछना पड़ता है। इसके अलावा कोई हल नहीं है। और अगर बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। ना लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे
दुनिया की यूक्रेन में जंग चल रही है, अमेरिका में जो एडमिनिस्ट्रेशन तब्दील हुई है उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे रूस और यूक्रेन के दरमियान जो जारी जंग है। जब से अमेरिका में इंतखाबात हुए हैं, यूरोप में, यूक्रेन में ये खदशात हैं और इनका इजहार भी किया जा रहा है कि जो नए सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि उन्होंने इलेक्शन भी इसी कह सकते हैं कि एक स्लोगन पे लड़ा था कि और जंगें जो हैं दुनिया में उनमें अमेरिका इन्वॉल्व नहीं होगा, कि डोनाल्ड ट्रंप जब ओथ लेंगे तो उसके बाद उनकी पूरी कोशिश होगी कि यूक्रेन और रशिया के दरमियान जो जंग है वो ख़त्म करवाई जाए। ये खदशात अब यूरोप के भी हैं और शायद इसी तनाजुर में पिछले दिनों में ये ख़बर आई कि अमेरिका और जो प्रेसिडेंट हैं जो बाइडन, जो आउट गोइंग प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने लॉन्ग रेंज मिसाइल्स जो हैं उनको वो यूक्रेन को दिए हैं और साथ में यूक्रेन ने ना सिर्फ उनको इस्तेमाल किया है रूस के ख़िलाफ़, बल्कि उन्होंने बरतानवी जो एक मिसाइल है स्टॉर्म शैडो, उसको भी इस्तेमाल किया है। यूक्रेन का ये भी इल्ज़ाम है कि रशिया की तरफ से भी उन पर मिसाइल्स जो हैं वो दागे गए हैं। सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एजाज़ चौधरी साहब, सेक्रेटरी ख़ारजा। वेलकम टू द शो सर। एजाज साहब, बहुत से लोग ये भी अब खदशे का इजहार कर रहे हैं कि ये जो एकदम अमेरिका और बरतानिया ने टेक्नोलॉजी और वेपन्स दिए हैं यूक्रेन को, शायद ये एक तरीका है कि वो चाहते नहीं हैं कि डोनाल्ड ट्रंप आके फ़ौरन इस जंग को ख़त्म कर चुके। दे आर ट्राइंग टू कॉम्प्लिकेट इट मोर। क्या आपके ख्याल में ये मकसद हो सकता है, या सिर्फ ये कि इस वक्त अमेरिका और बरतानिया ये सोच रहे हैं कि आगे जाके क्योंकि यूक्रेन को पुश किया जाएगा अमेरिका की तरफ से कि वो मुज़ाकरात करें, इसलिए बेहतर है कि अब उनको ऐसे मिलिट्री वेपन्स दें कि उनका एक एडवांटेज हो जाए बैटल फील्ड पे। विच ऑफ द टू डू यू थिंक इट इज़? द लेटर वन, ये जो आखिर पे आपने बात कही है, यकीनन इस वक्त बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का यही ख्वाहिश है कि जितनी बारगेनिंग पोजीशन उनकी बेहतर हो सके यूक्रेन के लिए, जब सेटलमेंट हो तो उनको फ़ायदा हो। लेकिन एट द सेम टाइम ये बहुत एक रिस्की मूव की गई है, क्योंकि अमेरिका के वेपन्स, जब आप टैक्टिकल वेपन्स अप टू द रेंज ऑफ 300 किलोमीटर्स देते हैं तो आप रशिया की रॉ नर्व्स को भी टच कर रहे हैं। ये मेरे ख्याल में इन्होंने बहुत ही हाई रिस्क मूव की है। उनका ये ख्याल है कि चूंकि पुतिन को उम्मीद है कि डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद मामला आगे नहीं बढ़ेगा, तो चले इस वक्त हम ये रिस्क ले लेते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि ये जितना बढ़ाते जाएंगे उनके लिए रिस्क यूक्रेन गवर्नमेंट के लिए, तो उनकी बारगेनिंग पोजीशन मजबूत इतनी नहीं होगी, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल वो इतने गेन्स कर सकेंगे। लेकिन इंजरी बढ़ जाएगी तो उससे उनकी बारगेनिंग पोजीशन मेरे ख्याल में मजबूत नहीं होगी। बहरहाल ये उनकी कैलकुलेशन है कि उनसे बारगेनिंग पोजीशन उनकी मजबूत होगी। मेरा ये पर्सनली ख्याल है कि ऐसा नहीं होगा। सर, बार्गेनिंग पोजीशन असाइड, ये भी तो खदशात हैं कि इससे एस्केलेशन इतनी ज़्यादा हो सकती है कि फिर किसी के कंट्रोल में भी मामलात ना रहें। डू यू थिंक कि ये एक सही खदशा है? नहीं, ये खदशा है जी। मेरे ख्याल में ये कोई बहुत वाइज मूव नहीं थी। आप अमेरिका को डायरेक्टली एक पार्टी बना रहे हैं। अभी तक तो आपने एक फसाद क्रिएट किया हुआ था कि ये यूक्रेन और रूस की जंग है, हालांकि आप बाकायदा उसको सपोर्ट कर रहे थे। बहुत सारे लोगों को इस बात का अंदाज़ा था कि ये रूस और यूक्रेन की जंग नहीं है, बल्कि ये रूस और अमेरिका की प्रॉक्सी जंग है, और यूरोपियन भी उसके अंदर शामिल हैं। तो अब आपने उसका झाका एक किस्म का हटा दिया है और अब ये डायरेक्टली आप उसकी पार्टी बन गए हैं। मेरे ख्याल में कोई अमेरिका की तरफ से ये कोई बहुत वाइज मूव नहीं की उन्होंने, ना ही डोनाल्ड ट्रंप के लिए कोई आसान पैदा किया है, बल्कि अब रशिया शायद ज़्यादा यानी कड़ी नेगोशिएशंस करें। और मेरा नहीं ख्याल कि ग्राउंड सिचुएशन भी इससे कोई बदलेगी। और जो रूस का जो इलाका इन्होंने कब्जा किया हुआ है उस पर अभी भी बड़ी घमसान की जंग होंगी। ये इतना आसान नहीं होगा कि वो अपना कब्जा उस पर रख सके।
सर, और आपके ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप की आने के बाद मतलब कि उनकी पहली कोशिशें क्या होंगी इस हवाले से? क्या वो इन दोनों के दरमियान मुज़ाकरात की कोशिश करवाएंगे? हाउ विल ही पुश फॉरवर्ड ऑन दिस इशू? बिकॉज अब आप देख लें कि इस फैसले के बाद और जिस किस्म का रिएक्शन यूरोपियंस की तरफ से भी आ रहा है, लगता नहीं है कि वो इतनी आसानी से मुज़ाकरात और जंगबंदी पे मान जाएंगे। हाउ विल ही go about trying to convince them? डोनाल्ड ट्रंप ने तो ये भी कहा कि मैं 24 घंटे में जंग खत्म कर दूंगा। जाहिर बात है ये इलेक्शन रेट्रिक था, ऐसा होता नहीं है ना, इतनी जल्दी जंग कोई खत्म हो सकती है। हाँ, अलबत्ता ये जरूर है कि अमेरिका की अगर मदद में थोड़ी सी भी कमी आ जाए तो यूक्रेन ज्यादा सस्टेन नहीं कर सकता। फाइनेंशियल मदद भी खत्म कर दे या आर्म्स एंड एमुनिशन भी देना बंद कर दे तो इतना ज्यादा उनके लिए जारी रखना जंग को मुमकिन नहीं होगा। फिर आप ये भी याद रखिए कि डोनाल्ड ट्रंप नेटो के बारे में भी कोई बहुत मुस्बत ख्यालात नहीं रखते हैं। उनका ख्याल है कि जो नेटो है उसको इस तरीके से एक्सपेंड नहीं होना चाहिए। तो अगर नेटो भी इसको लेने से यूक्रेन को अपने अंदर नहीं समोता तो फिर तो यूक्रेन के पास कोई कार्ड्स नहीं रह गए हैं खेलने के लिए, तो उनको नेगोशिएटेड सेटलमेंट पर तो जाना ही पड़ेगा। अब वो नेगोशिएटेड सेटलमेंट के कंटूर्स क्या होंगे वो अभी कहना मुमकिन नहीं होगा, लेकिन साफ जाहिर है कि चंद एक चीज़ों के ऊपर बातचीत होगी। नेटो के लिए यूक्रेन की मेंबरशिप टेबल पर होगी और साथ में जो टेरिटरी रशिया ने ईस्टर्न यूक्रेन में ले ली है वो टेबल पर होगी, और जो यूक्रेन ने थोड़ा सा हिस्सा इनका लिया है रशिया वो यूक्रेन पर होगी, टेबल पर होगी। तो इन चीज़ों के दरमियान मेरा ख्याल है बातचीत होगी। यूक्रेन विल कम आउट एन अल्टीमेट लूजर क्योंकि उसके इतने मिलियन लोग डिस्प्लेस हो गए हैं, कुछ मारे गए हैं, बेचारे दूसरे मुल्कों में रिफ्यूजीज बने हुए हैं, पूरा मुल्क डेवस्टेट हो गया है। तो उनके लिए अब कोई ज़्यादा बेहतर बार्गेनिंग पोजीशन नहीं होगी। ये जंग का दायरा फैलाकर मेरा नहीं ख्याल ज़ेलेंस्की ने कोई अपने मुल्क की कोई खिदमत की है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे हम बात करेंगे कुरम की। रोज कोई ना कोई इंसिडेंट हो रहा है। अभी कुरम एजेंसी में 38 लोग शहीद हो चुके हैं। ये नहीं है कि हम उनको छोड़ दें, वो हमारा है, हमारा मुल्क है, और हमें जहाँ पे जो उनको हेल्प कर सकते हैं वो हम करेंगे इंशाल्लाह। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के आखिर में हम जिक्र करेंगे आज के एक बहुत अफसोसनाक वाक़े का। ज़िला कुरम के अंदर एक जो मुसाफिर गाड़ियाँ थीं उनके ऊपर नामालूम अफराद ने फायरिंग की है, जिसकी वजह से 40 के करीब लोग जो हैं वो जान बहक हुए हैं। उनमें ख़वातीन और बच्चे, ख़वातीन भी शामिल हैं, और जो ज़ख्मी हैं उनका भी नंबर 13, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में 13 और कुछ में 30 के करीब बताया जा रहा है। वाक़या कुछ ऐसे पेश आया कि जो ज़िला कुरम है वहाँ से मुसाफिर गाड़ियों का एक कॉन्वॉय जो था वो सफ़र कर रहा था पेशावर की तरफ, जब लोअर कुरम पर इनके ऊपर फायरिंग की गई और उसकी वजह से लोग जो हैं वो ज़ख्मी हुए और जान से भी गए। बाकी की इत्ला के बाद वहाँ रज़ाकार जो हैं रेस्क्यू के और कानून नाफिज करने वाले जो इदारे थे उनके लोग वहाँ पहुँच गए, उन्होंने जगह को सिक्योर कर लिया। इस पे गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इजहारुल्लाह साहब, एक सहाफ़ी हैं, हमें ज्वाइन करें। वेलकम टू द शो। इजहारुल्लाह साहब, कुछ तफसील बताएं कि ये वाक़या कैसे और कब पेश आया। थैंक यू। अच्छा, ये सबसे पहले कि ये जो कन्वाई अटैक हुई है इसकी थोड़ी मुख्तसर मैं बताता हूँ कि ये लोग कन्वाई में क्यों जा रहे थे। कुछ हफ्ते पहले एक वाक़या हुआ था वहाँ के मकबल इलाके में। इसी तरह एक प्राइवेट गाड़ी थी, इसमें खवातीन भी थे, उसको अटैक किया गया था नामालूम अफराद की जानिब से। उसमें 6 लोग जो थे वो जान से गए थे। उसी से इसके बाद ये जो टेल पाड़ा चिनार रोड है ये मेजर मरकजी शाहराह है, इसको बंद किया गया था। इसके बाद एक पाड़ा चिनार के लोगों ने एक एहतजाज भी किया था, जिसके बाद ये कन्वाई वाला सिस्टम स्टार्ट हुआ है। कन्वाई में ये लोग इस तरह करते हैं 3-4 घंटे। इजहारुल्लाह साहब, ये बताइएगा कि कितने अरसे से ये कॉन्वॉय का सिस्टम चल रहा है, जब वो वाकया हुआ और उसके बाद ये शुरू किया गया? ये कन्वाई वाला सिस्टम तो स्पेसिफिक इसमें बताऊं तकरीबन 2 हफ्ते पहले स्टार्ट। अच्छा, 2 हफ्ते से ऐसे लोग सफर कर रहे हैं। रोड मुकम्मल तौर पर बंद, तकरीबन 33 दिन जो है ये रोड मुकम्मल था, किस्म ट्रैफिक के लिए बंद थी। इसके बाद कन्वाई वाला जो निजाम है
ये स्टार्ट हुआ है। ये जो लोग थे, अभी ये बहुत बड़ी कन्वाई आ रही थी, ऑफिशियली सरकारी तौर पे तकरीब तो 200 गाड़ियों की कन्वाई थी। और इसमें एक जो इलाका है, उच्चत का इलाका है, वहाँ पे जो मुकामी लोगों ने मुझे बताया है, उनके मुताबिक गांव के इलाके से और इस तरह लोग निकल आए, नामालूम अफराद भी, उन्होंने अंदाजुल फायरिंग की है गाड़ियों के ऊपर। और इसमें ऑफिशियली जो अभी बताया जा रहा है 39 लोग जो है इसमें इनके वो जान से गए हैं, जिसमें 3 खवातीन भी शामिल है। और सरकारी तौर पर अभी 13 लोग जो है वो जख्मियों का बताया जा रहा है, जो मुख्तलिफ वहाँ के मकामी अस्पतालों में मुंतकिल किया गया है। अच्छा इज़हारुल्लाह साहब, गांव से लोग निकले, उन्होंने फायरिंग की और फिर भी हम कह रहे हैं नामालूम अफराद हैं, कोई किसी को, चाहे हुकूमत हो चाहे वहाँ के मकामी लोग हों या जो कॉन्वॉय में सफ़र कर रहे थे, किसी को शक नहीं है कि ये लोग कौन हो सकते हैं जिन्होंने इस तरह फायरिंग की? अभी तक जो हमारी बात हुई है वहाँ के लोगों से, सरकारी जो ऑफिशियल थे, उनके मुताबिक कि अभी तो हम रेस्क्यू इन चीजों में अभी हम बिजी है, लोगों को मुंतकिल कर रहे हैं, डेड बॉडीज को उनके घरों तक पहुंचा रहे हैं। तो जो इब्तिदाई तफ्तीश है वो भी स्टार्ट कर रहे हैं। सरकारी तौर पे जो टर्म इस्तेमाल करते हैं वो उनके मुताबिक मिलिटेंट्स थे, शिद्दत पसंद थे, उन्होंने हमला किया है, फायरिंग की और लोगों को कत्ल किया है। बाकी इसके हवाले से अभी तक मतलब ऑफिशियली अगर मैं कहूँ, ऑफिशियली कुछ नहीं कहा गया है कि मतलब ये कौन लोग थे, कैसे आए थे, कहाँ से आए थे। तो इसी हवाले से अब तक सरकारी तौर पर कुछ भी नहीं कहा गया है। अच्छा, और ये बताएं कि वो जब ये कॉन्वॉय पे हमला हुआ तो उसके बाद क्या बाकी कॉन्वॉय जो था वो वहीं रुक गया है? ट्रैफिक का क्या बना है? क्या सूरत हाल है? क्या फिर से रोड के तो नहीं ब्लॉक हुआ? नहीं, कॉन्वॉय जब इन पे हमला हुआ, क्योंकि ये कॉन्वॉय बहुत बड़ी थी, पीछे गाड़ियों को पता चला कि इस तरह के एक वाकया हुआ है, तो कॉन्वॉय जो है इन्होंने कॉन्वॉय जो है रिटर्न की थी, वाला चिनार गए हैं। जो बाकी गाड़ियां थी जिनको अटैक किया गया था वो तो वहाँ पे थी, जिनमें डेड बॉडीज और जख्मी जो लोग थे, मकामी लोग, रजाकार, वो सारे वहाँ पे आए। रेस्क्यू के लोग थे, दिल्ली इंतजामिया के लोग थे, जो सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हैं वो आए, इन्होंने जो जख्मी है इनको मुंतकिल किया। और बाकी जो गाड़ियां थी वो इसी टाइम पे वापस रिटर्न हो गए। अभी उसी शाहराह को फिर मुकम्मल तौर पर बंद किया गया है। और जो जिस इलाके में ये वाक़या हुआ है, इसमें जो सिविलियन की मूवमेंट्स है उससे भी पाबंदी लग रही है। किस्म की ऑफिशियली तो कर्फ्यू हम नहीं कह सकते, लेकिन जो ऑफिशियली टर्म यूज किया है, सिविलियन मूवमेंट पे पाबंदी लगाई है उस जगह पे जो मकाजिस काम पे ये वाक़या हुआ है। तो इज़हार साहब, इसकी आपकी ये जो आपने टर्म इस्तेमाल की, इससे समझ ये आ रहा है कि वहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस या मिलिट्री फोर्सेस पहुँच गई हैं और उन्होंने इलाके को सिक्योर किया है और वही इस वक्त पेट्रोलिंग कर रहे हैं। क्या ये सिर्फ उस जगह की आप बात कर रहे हैं जहाँ ये फायरिंग हुई, या तकरीबन उसके इर्द गिर्द के इलाके, कितना बड़ा ये ऐसा एरिया है जहां ये सूरत हाल है? ये मतलब अगर ये सिक्योरिटी फोर्सेस की हम बात करें तो सिक्योरिटी फोर्सेस की तो प्रेजेंस वहां पे पहले से मौजूद है, क्योंकि शिद्दत पसंदी के वाकयात और ये वाकयात तो कुरम में पहले भी हुए हैं और अभी भी हो रहे हैं। तो सिक्योरिटी फोर्सेस की प्रेजेंस वहाँ पे है। और अभी सिक्योरिटी फोर्सेस जो है उन्होंने जो इलाका वहाँ पे एसपीडी है, पुलिस भी है, जितने भी सिक्योरिटी के हमारे इदारे हैं उन्होंने अभी संभाल लिया है। सिविलियन मूवमेंट पे पाबंदी लगाई है और इसका मकसद बुनियादी यही हो सकता है कि आम लोग जो है वो अभी तक बाहर ना निकले, क्योंकि वो अभी एरिया को क्लियर करेंगे। जाहिर बात है, इस तरह का वाक़या हो जाए तो प्रोटोकॉल ये होता है कि उस एरिया को पहले क्लियर करते हैं, इसके बाद सिविलियन को इजाजत वो देते हैं कि या तो वो बाहर निकल सकते हैं या जा सकते हैं बाहर। तो वही प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए सिक्योरिटी जिनकी सिक्योरिटी के इदारे हैं वो अभी संभाल रहे हैं उसी इलाके को। बहुत बहुत शुक्रिया इज़हार साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। वील नाउ बी बैक ऑन मंडे।